हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है फैट्स यानी कि लिपिड्स। सो फार हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, तो अब बारी है लिपिड्स की। अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो मैं बता दूँ, ये है प्रयास प्लांट साइंसेज क्लासेस बाय डॉक्टर मीनाक्षी राठी यानी कि मेरे द्वारा। और आप इन क्लासेस में इंटरेस्ट है तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24 ये क्लासेस प्रीमियर की जाती हैं। यू कैन वॉच दीज क्लासेस एंड ऑफ कोर्स यू कैन वॉच देम इन द प्लेलिस्ट ऑल्सो। लेट्स गो अहेड विद आवर टॉपिक, बट बिफोर दैट अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत सारे फीचर्स है इस एप्लीकेशन के जो यहाँ पर लिस्टेड हैं। आपको जो लिंक है आपके टेक्स्ट बॉक्स में उस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए अपनी ईमेल आईडी से। उसके बाद उसमें आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चुनिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चुनने के बाद उसमें एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट सब आपको जो है एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे, जिनको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज जो है वो एनहांस कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत सारे एग्रीकल्चर क्लासेस देता है। आपके एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए, अगर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस चैनल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए अब बात करते हैं। आज थोड़ी स्पीड तेज़ हो गई है ना। एनीवे, अगर हम बात करेंगे लिपिड्स की, लिपिड्स यानी कि फैट्स की, तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, हमारे ब्रेन को एक्टिव रहने के लिए चाहिए। तो वहीं हमारी बॉडी, हमारी मसल्स, हमारी स्किन सब कुछ जो है प्रोटीन्स का बना हुआ है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैट्स और लिपिड्स? तो सबसे पहले लिपिड्स जो हैं आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी स्किन के नीचे जो है एक लिपिड्स की लेयर होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है। आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी लिपिड्स करते हैं, यानी कि एक कुशनिंग का काम करते हैं। आपने सुना होगा अक्सर जब मम्मी के पैरों में, घुटनों में दर्द होता है तो अक्सर वो कहती है ग्रीस ख़त्म हो गई है ना। ग्रीस इज़ दैट लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर जॉइंट्स, बेसिकली फैट्स और लिपिड्स, जो हमारे जॉइंट्स को जब हम ऐसे मूव करते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन कम से कम हो, स्मूथ ट्रांजिशन हो, इसके लिए प्रेजेंट होते हैं। जब वो लिक्विड कम हो जाता है तो हमारी बोन्स आपस में रगड़ती हैं, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है ना। अच्छी बात। चलिए, तो आज हम इसी लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अदर देन प्रोटेक्शन हमारे लिपिड्स और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि आपके बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो फैट बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन्स हैं, ये आपके अक्सर फैट बेस्ड हार्मोन्स होते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि फैट्स आर वेरी वेरी यूज़फुल फॉर सम वाइटामिन्स टू एब्जॉर्ब, यानी कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के लिए भी हमें फैट्स चाहिए। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में क्या, चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये तो है ना, कीड़ा, मैंने आपको याद करवाया था कीड़ा। तो KEDA, ये चारों वाइटामिन्स जो हैं ऐसी वाइटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, तो इनके लिए भी हमें अपने शरीर में फैट्स की ज़रूरत होती है। अब मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ाया है। सेल स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट हमने पढ़ा है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, उसकी इंडिविजुअलिटी देती है, उसको स्टेबिलिटी देती है। और ये सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड्स की बनी हुई होती है। यानी कि अगर सेल्स की मेम्ब्रेन ही लिपिड्स की बनी हुई है तो आप जान सकते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी हमारी बॉडी में टू बी अ हेल्दी लाइफ। जनरली लोग फैट्स को एक अनहेल्दी तरीके से देखते हैं, फैट्स नहीं खाने चाहिए, है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है। आवर बॉडी नीड्स फैट्स टू, चाहे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, हमारी बॉडी को दोनों ही फैट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो लिमिटेड क्वांटिटी हमारी इंडियन डाइट में वैसे ही पूरी हो जाती है विदाउट ईटिंग समोसाज एंड पूरीज, ठीक है। तो उसके लिए आपको जंक फूड तो अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ़ैट हमेशा बुरा होता है।
चलिए, तो फैट के बारे में और अच्छी अच्छी बातें जानते हैं अपनी पीपीटी के द्वारा। तो फैट्स क्या होते हैं? दे आर लिपिड डेरिवेटिव्स, है ना। ये लिपिड डेरिवेटिव या फैटी एसिड डेरिवेटिव होंगे, एक्चुअली नॉट लिपिड डेरिवेटिव, फैट्स और लिपिड्स ओनली। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि ये फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं, लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली आपने देखा होगा, आप घी या तेल अगर वाटर में डाल देते हैं तो वो इनसॉल्युबल होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, वो सॉल्युबल नहीं होता। तो जनरली जो लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन अगर आप ईथर, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म में इनको मिक्स करते हैं तो ये रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी एक क्राइटेरिया रखें डेफिनेशन का, है ना, कि फैट्स लिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या ये डेफिनेशन करेक्ट होगी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ एक फैटी एसिड्स ऐसे भी हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं। कौन से हैं? जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, है ना। सो दिस इज़ योर मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड का जो, सॉरी नॉट ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी छोटा होता है, एंड छोटा स्ट्रक्चर होने के कारण वो ईजिली पानी में घुल जाता है, तो वाटर सॉल्युबल होता है। मोनोग्लिसराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जनरली फैट्स इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट मोनोसेकेराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, करेक्ट और ट्रू? स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट, ट्रू, इस तरीके से जो है आपके ऑप्शंस आ सकते हैं। तो हमेशा मोनोसेकेराइड्स को याद रखिएगा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप फैट्स को देखेंगे, देखिए ये मोनोग्लिसरोल का जो है एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, COOR ग्रुप, राइट। ये एसाइल रेसिड्यू है, फैटी एसिड ग्रुप जिसको बोलते हैं, दिस इज़ द फैटी एसिड ग्रुप। ये हर फैटी एसिड में जो है प्रेजेंट होता है, जो उसको जो है फैटी एसिड वाली क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोनो एसाइल ग्लिसरोल, ये मोनो एसाइल ग्लिसरोल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लिसरल रेसिड्यू है, एक ग्लिसरल रेसिड्यू है, एंड साथ ही साथ हमारे पास एक एसाइल रेसिड्यू या फैटी एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये ईस्टर बॉन्ड से होता है, दिस इज़ योर ईस्टर बॉन्ड, है ना। तो कई बार इनको ईस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ईस्टर्स, फैटी एसिड्स आपस में कई बार सिनोनिम की तरह भी यूज़ कर लिए जाते हैं क्योंकि इनमें ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं फैटी एसिड की, जो दो वर्ड हमारे दिमाग में सबसे पहले आते होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ व्हाट आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और नॉन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या है, वो सैचुरेटेड है, भर गया। आई एम सॉरी। तो अगर मैं आपको एक ग्लास दूँ जो पानी से भरा हुआ होगा, क्या आप उसमें और पानी डाल सकते हैं? नहीं, नीचे गिर जाएगा, है ना, क्योंकि वो ग्लास सैचुरेटेड है, वो पानी से भरा हुआ है, उसमें और पानी नहीं आ सकता। सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पर सभी जो कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, यानी कि जिसकी जितनी वैलेंसी है उसने अपनी फुल वैलेंसी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ और एटम आने की या जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप बिना किसी लॉजिक इसको याद करेंगे तो भूल जाते हैं, उल्टा हो जाता है ना। तो हमेशा याद रखिए। देखिए जैसे कि ये है कार्बन एटम, वी नो कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी है, 4, राइट। तो अगर ये कार्बन एटम यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये 4 हाइड्रोजन ग्रुप से अटैच है, ये इसने पूरी 4 वैलेंसीज का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई और H इंट्रोड्यूस कराती हूँ, क्या ये H इस कार्बन एटम पर अटैच हो सकता है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। लेकिन अब यही सिचुएशन देखिए, ये इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अभी भी इसने अपनी 4 वैलेंसी को यूज़ किया है, लेकिन 4 वैलेंसी में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, कि भाई किसी तरीके से 4 पूरा करना है। एक्चुअली हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, है ना।
तो अब क्या होगा, अब अगर एक हाइड्रोजन एटम में और इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो ये क्या करेगा, ये इसको सिंगल बॉन्ड बना देगा, है ना, ये इसको क्या करेगा, तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बना देगा। अभी इसके पास ऑप्शन है और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा के इस हाइड्रोजन एटम को इसने यहाँ पर रिसीव कर लिया, ठीक है। तो इसके पास यहाँ पर कैपेसिटी थी किसी को रिसीव करने की जो यहाँ नहीं थी। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो भरे ग्लास की तरह होते हैं और उनमें कोई और एटम आके नहीं जुड़ पाता क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। वही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है उनमें कहीं कहीं आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो सकता है और एक और एटम आकर वहाँ जुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये ग्लास अभी तक भरा रही है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। होप नाउ अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भूलेंगे नहीं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे होते हैं और अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड वन मोर टर्म, दैट इज ट्रांस फैट, है ना। जब आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं ना, जब पैकेट घुमा कर देखिएगा उस पर ट्रांस फैट लिखा होता है। नाउ व्हाट इज़ दिस ट्रांस फैट? तो जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड यानी कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को किसी होमोजेनाइजेशन करते हैं, है ना, उसकी होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल की जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक थिक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांस फैट। वो ट्रांस फैट होता है, यानी कि आप एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को जब होमोजेनाइज करके एक सेमी लिक्विड बनाते हैं उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। दिस ट्रांस फैट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड फॉर आवर बॉडी, यानी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होता है, हमारी बॉडी को ऐसे ट्रांस फैट्स नहीं चाहिए होते हैं। सो दे आर अवॉइडेड, दे हैव टू बी अवॉइडेड इन योर फूड। अपने फूड में जो है आपको वो हमेशा अवॉइड करने हैं। नाउ ट्रांस फैट्स जो है आपको हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, फास्ट फूड, बर्गर्स, इनमें केक्स, इनमें जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वेजिटेबल्स में आपको कोकोनट ऑयल देखने को मिलता है। कोकोनट ऑयल जो है एक सैचुरेटेड फैटी एसिड में ही काउंट होता है। काफ़ी लोग जो है इसको अनसैचुरेटेड में भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ ऑयल एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होते ही वो घी में या सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वेजिटेबल फैट्स में आपका कोकोनट है, पाम ऑयल है ना, और कंडेंस्ड मिल्क है, इन सब में सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होता है। एनिमल फैट्स में जैसे कि पोल्ट्री स्किन है, फैटी मीट है ना, बटर है, घी है। बटर और घी जो है आपके सैचुरेटेड एनिमल फैट्स में जो है काउंट होते हैं। तो जो बटर, घी, ये सब चीज़ें हैं ये आपके सैचुरेटेड फैट्स में आती हैं। तो इसको कैसे याद रखना है, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सैचुरेटेड, राइट। यानी कि जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी है, बटर है, वो सॉलिड होते हैं, है ना। एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सैचुरेटेड, तो वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्योंकि जब आप इनको जब बाद में रिकमेंड करते हैं, पढ़ते हैं जब तो आसान लगता है, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं, है ना, कौन से सैचुरेटेड थे और कौन से अनसैचुरेटेड थे। तो एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सैचुरेटेड, ये याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो रूम टेम्परेचर पर हमें सॉलिड या थिक दिखता है वो अक्सर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट्स में आपके सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, जो भी ऑयल्स आप देखते हैं वो सारे जो हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट्स में काउंट होते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे पूछे कौन से, कई लोग क्या सोचते हैं घी खाना हेल्दी होता है लेकिन तेल खाना हेल्दी नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेड मात्रा में आपकी बॉडी को दोनों चीज़ें चाहिए होती है, सैचुरेटेड फैट्स भी चाहिए होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स भी चाहिए होते हैं। यानी कि घी भी खाना ठीक है, ऑयल भी खाना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सेस में किसी भी चीज़ को खाएंगे, है ना। जैसे ऑलिव ऑयल जो है बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं होते हैं, तो दैट आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्ट, है ना। उसी तरीके से आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी ऑयल मिलता है ना, लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स का जो ऑयल होता है उसमें क्या पाया जाता है, ओमेगा 6 पाया जाता है, ओमेगा 6 पाया जाता है
जो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में कम करता है। अब कोलेस्ट्रॉल आप समझेंगे, कोलेस्ट्रॉल तो तेल खाने से बढ़ जाएगा या फैट्स खाने से बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स में भी फैट्स हैं, लेकिन एक गुड फैट है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ओमेगा 6, है ना। तो ये जो गुड फैट है, गुड फैट को हम किससे डिनोट करते हैं? HDL, हाई डेंसिटी लिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स, है ना, HDL। तो हाई डेंसिटी जो होंगे वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, लो डेंसिटी फैट्स जो होते हैं वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। LDL आर नॉट रिकमेंडेड। अगेन जब भी आप कोई फूड खाते हैं देखिएगा उसमें LDL ज़्यादा होगा, HDL कम होगा। तो LDL इज़ द लो डेंसिटी जो आपके लिपिड्स होते हैं, एंड दीज LDLs आर द मेजर कॉज ऑफ मेकिंग कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लॉकिंग योर नर्व्स एंड दे आर हार्मफुल। ठीक है, तो उनको कम करने के लिए आपको जो है HDL लेना होगा, दैट इज़ हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लेना होगा जो LDL लेवल्स को कम करता है। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, थोड़े बहुत हमें कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए होता, कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैड होता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन का काम कोलेस्ट्रॉल करता है, और आपके हार्मोनल बैलेंस में कोलेस्ट्रॉल काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ कोलेस्ट्रॉल भी रोल प्ले करता है, बट एवरीथिंग इज़ इन मॉडरेशन। हर चीज़ जो है मॉडरेशन में अच्छी होती है। एक्सेस एवरीथिंग्स बैड, अगर आप एक्सेस में कुछ भी करते हैं तो वो बैड ही टर्न होता है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो सैचुरेटेड यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। वो सॉलिड होते ही इसलिए हैं क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर है, यानी कि टेम्परेचर हाई होगा तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अगर वो रूम टेम्परेचर पर आप देखते हैं 20, 23, 24 टेम्परेचर तक भी वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर आपको जो है सॉलिड्स दिखते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई बार डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पे घुमा फिरा के जो है पूछ ली जाती हैं। अब जो ये फैटी एसिड्स हैं इनका जो रेशियो होता है ना कि किस चीज़ में, अब हर चीज़ में हर चीज़ अवेलेबल होती है ना। सो फैटी एसिड्स में कितने अनसैचुरेटेड हैं, कितने सैचुरेटेड उसमें मिक्स्ड हैं, जो भी आप ऑयल सोर्स ले रहे हो उसके ऊपर उसकी क्वालिटी डिपेंड कर जाती है ना। तो दैट क्वालिटी मैटर्स। लिनोलेनिक एसिड जो है फैटी एसिड बहुत अच्छा माना जाता है। अगेन ये जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है ना। वहीं जो आपके हैवी एसिड्स होते हैं उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट यू आर ईटिंग and how you are eating. Now again the fat is classified as visible fat and invisible fat. देखिए इनविजिबल मीन्स आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है कि आप फैट्स खा रहे हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आपने खाए है ना, तो उसमें कुछ ऑयल कंटेंट है। एवोकाडो आपने खाया, एवोकाडो में जो है फैट कंटेंट होता है। दिस इज़ द ओनली फ्रूट विच हैज़ द फैट कंटेंट, है ना। आप कोकोनट खा रहे हैं, कोकोनट में ऑयल कंटेंट होता है। आप पीनट्स खा रहे हैं, पीनट्स में ऑयल कंटेंट अच्छा होता है। सोयाबीन में ऑयल कंटेंट अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो आप नेचुरल खा रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ों में प्रेजेंट है, ये हमेशा याद रखिए। जो नेचुरल चीज़ों में फैट प्रेजेंट होता है दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, है ना, ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। एंड इसको हम इनविजिबल फैट कहते हैं, जो आप डाइट में ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट या इनविजिबल फैट वो होते हैं जो आपको दिखता है। जैसे आपने घी खाया है, बटर खाया है, लड्डू खाए, चूरमा बनवाया है ना, तो ये क्या है, ये आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। आप ब्रेड पे बटर लगा के खा रहे हैं, यू कैन सी दैट बटर इज़ नथिंग बट द फैट, है ना। तो जब आप वेजिटेबल बटर और ये पोल्ट्री फिश वेजिटेबल्स है ना, ये सब चीज़ें खाते तो इनविजिबल फैट में आती है, सॉरी। और ये जो बटर वगैरह है, आप ये जो मेयोनीज़ वगैरह खाते हैं और चीज़ खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके विजिबल फैट्स में आती हैं। टोटल अकाउंट फॉर 40% ऑफ द टोटल फैट इनटेक। टोटल फैट इनटेक का 40% जो है आप डायरेक्टली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ अ मोनोग्लिसराइड, है ना, ये एक मोनोग्लिसराइड है। ये आपका डाइग्लिसराइड है, ये आपका ट्राइग्लिसराइड है। नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखिए ये आपकी चेन है CH2 CH CH2, यहाँ पर आपका OH ग्रुप लगा है, O ग्रुप लगा है, और यहाँ पर आ जाता है आपका फैटी एसिड ग्रुप, ठीक है। दिस इज़ योर फैटी एसिड ग्रुप।
जब ये एक फैटी एसिड ग्रुप होता है तो हम इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड नहीं कहते हैं, मोनोग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे दूसरे कार्बन एटम पर भी एक फैटी एसिड आ गया है विद अ चेन R2, इसको हम डाइग्लिसराइड कह सकते हैं। और अगर हमारे तीनों कार्बन्स पर यहाँ पर एक फैटी एसिड जुड़ गया है तो हम इसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। नाउ ट्राइग्लिसराइड्स आर वेरी वेरी हार्मफुल अगेन फॉर योर बॉडी, बट मॉडरेशन में सब अच्छा होता है, मैं यही बात कहूँगी। तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? आपकी बॉडी जो है एक्सेस जो भी प्रेजेंट होता है, नॉट ओनली द फैट, अगर आप एक्सेस कार्ब्स खा रहे हैं, एक्सेस प्रोटीन खा रहे हैं, जो आपकी बॉडी को लग रहा है कि इट्स नॉट नीडेड, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसको जो है वो आपके पहले ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगी कुछ दिन, लेकिन वो फिर भी जब यूज़ नहीं होता है तो उसको वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर करती है, यानी कि फैट टिश्यू की फॉर्म में स्टोर करती है। दीज आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, ये ट्राइग्लिसराइड्स कहलाते हैं। तो आप एक्सेस में अगर कोई भी खाना खा रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल भी तला हुआ नहीं खाता, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लेता, बट यू आर ईटिंग एक्सेस ऑफ कार्ब्स, अगेन अल्टीमेटली वो एक्सेस कार्ब्स भी जो है फैट के फॉर्म में ही आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होता है? ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? 3 आपके जो है चेन्स हैं विच आर अटैच्ड हियर, है ना, जो एक कार्बन की बैकबोन पर अटैच होते हैं, तो ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। लेंथ ऑफ द चेन के बेसिस पर आप जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड बोल सकते हैं व्हेन इट इज़ 4 to 10 कार्बन एटम। 4 से 10 कार्बन एटम है तो हम बोलेंगे शॉर्ट चेन है। 12 से 14 कार्बन एटम है तो हम बोलेंगे मीडियम चेन है। और अगर 14 से अधिक या इवन 16 से अधिक होते हैं तो हम उसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो यानी कि कार्बन एटम कितने हैं उसके बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें कि लेंथ कितनी है फैटी एसिड की, तो 4 से 10 वाले शॉर्ट में आते हैं, 12 से 14 वाले जो है मीडियम में आते हैं, 16 या 16 से ऊपर वाले लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में आते हैं, ठीक है। ये कार्बन नंबर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डू रिमेंबर देम, ओके। ये अब आते हैं फॉस्फोलिपिड्स पर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स हमारी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर आपने सेल मेम्ब्रेन में ऑलरेडी देखा भी होगा, है ना। तो ये देखिए, ये आपका जो फॉस्फोलिपिड है, ये आपके एक जो चेन होती है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती है। इसमें पूरे में यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, राइट, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है। यानी कि फॉस्फोलिपिड के पास एक सैचुरेटेड चेन है तो एक अनसैचुरेटेड चेन होती है। उसके ऊपर इसका हेड होता है और हेड के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है PO4, जिसकी वजह से हम इसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या है? अ लिपिड लेयर विद अ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू इट इज नॉन एज फॉस्फोलिपिड्स, उसको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? ग्लिसरोल है, ठीक है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें जो हेड स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है, यानी कि वाटर लविंग स्ट्रक्चर है, वाटर लविंग स्ट्रक्चर है। और जो आपकी टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर हेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि आपके टेल्स को वाटर पसंद नहीं है और हेड को वाटर पसंद है। तो ये सेल्स में किस तरीके से अरेंज होते हैं? इस तरीके से अरेंज होते हैं। देखिए, सेल के अंदर भी पानी होता है साइटोप्लाज्म में और सेल के बाहर भी पानी होता है ना। तो क्योंकि हेड हमारे जो है वो वाटर लविंग है, तो इधर जो पानी है तो आपके हेड्स वाटर की तरफ होंगे, सेल के अंदर जो पानी है हेड्स उस तरफ होंगे, और टेल्स बीच में सेफ आ जाती हैं क्योंकि बीच में कोई पानी नहीं है ना। तो आपके जो भी वाटर लविंग हेड्स हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और वाटर फोबिक एंड्स, टेल एंड्स जो है अंदर की तरफ होते हैं। इस तरीके से ये 2 लेयर बनती हैं, तो इसको जो है बाइलिपिड लेयर कहा जाता है,
ठीक है. Phospholipids makes up the cell membrane. Each phospholipid consists of a phosphate head linked with 2 fatty acid chains, and the head is hydrophilic and interact with water. The tails are hydrophobic and hate water. Phospholipids creates 2 layer to make the cell double membrane. ये जो है इसकी पूरी कहानी मैं आपको ऑलरेडी हिंदी में बता चुकी हूँ. ठीक है. तो ये आपके टाइप्स ऑफ लिपिड्स में फोस्फोलिपिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. इसके साथ लिपिड्स वाला जो हमारा सेशन है ये बहुत ही छोटा और अच्छा इंटरेस्टिंग सा सेशन था, ये यहाँ पर समाप्त होता है. यू हैव डिफरेंट ऑफ योर कोर्सेज हियर. इनमें से आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाकर. और अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं. यू कैन यूज़ द कोड Y448A. Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनरोल एनी ऑफ द बैचेस एंड यू विल गेट द मैक्सिमम % ऑफ अवेलेबल एट दिस टाइम. साथ ही साथ आपके जो भी ऑफ़र्स होंगे, जो कॉइन्स होंगे आपके एप्लीकेशन में, उनको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं. ठीक है. दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग द वंडरफुल ऑडियंस. गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, क्योंकि हम जो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाले या पैथोलॉजी वाले जो बंदे होते हैं हमें थोड़ा बायोकेमिस्ट्री कम समझ में आता है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. या मेरे लिए कोई आपको रिकमेंडेशन है, गो स्लो और ये टॉपिक पढ़ाइए या इसको दोबारा पढ़ाइए या एनीथिंग, सो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई लेट नो कि आप लोगों की क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोग इन क्लासेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आई एम लाइक मैं उन एक्सपेक्टेशंस पर खरी भी उतर पा रही हूँ या नहीं उतर पा रही हूँ. तो हमेशा जो है अपना फीडबैक, रिटन फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए. दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. Okay guys, thank you so much for being good audience. Keep reading, keep smiling, and meet you on Monday on 7 p.m.